हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंकर। सो आज की वीडियो में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पे हम बात करने वाले हैं। तो ये साइंस का आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 8 है। तो इस वीडियो में हम सेल की स्ट्रक्चर देखेंगे, सेल कैसा दिखता है, सेल के फंक्शंस वगैरह सब कुछ हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो इस बार मैं आपको एक एक बार लाइन से अच्छे से समझाऊंगी, डिटेल में समझाऊंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में पूछ सकती हैं। और हाँ, प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले वीडियो में आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और हाँ, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ इसे शेयर भी करना, ठीक है। तो अभी मैं नहीं हूँ, तो अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो चलिए हमारा सपोर्ट कीजिएगा और हमें आगे बढ़ाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर 8 है, इसमें हम सेल की स्ट्रक्चर देखेंगे कि सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है और सेल के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपको ये तो पता ही है ना कि हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं, एक या तो वो लिविंग थिंग्स होती हैं या वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जो थिंग्स होती हैं, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, वो कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। और वो फंक्शंस कैसे परफॉर्म करती हैं? कुछ सेट ऑफ ऑर्गन्स मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि डाइजेशन एक प्रोसेस है जो हमारी लिविंग बॉडी में होती है और उस डाइजेशन की प्रोसेस को बहुत सारे ऑर्गन मिलकर कंप्लीट करते हैं, जैसे कि स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बहुत सारी चीज़ें। ओके, तो अगर अगर हाँ, आगे हम पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। तो सेल को डिस्कवर किसने किया था? तो सेल को डिस्कवर किया था हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने ही डिस्कवर किया था सेल को। उन्होंने क्या किया, एक कोक को एक मैग्नीफाइंग डिवाइस के अंदर, यानी कि उन्होंने एक कोक को देखा। किसके अंदर देखा? मैग्नीफाइंग डिवाइस के अंदर देखा। तो उन्हें क्या दिखा, पहले बताती हूँ कोक क्या होती है। कोक बच्चों, आपने कभी वुडन ट्री देखा होगा, तो वुडन ट्री की जो सबसे ऊपर वाली सतह होती है जो हमें दिखती है, जो है वो ही कोक होती है। और कोक किससे बनी होती है? कोर्क बहुत सारे सेल्स से जुड़ जुड़ कर कोर्क बनती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोक कैसे दिखती है, तो कोक ऐसी दिखती है, ठीक है। और कुछ इस तरह से दिखती है। लेकिन क्या होता है, कोर्क क्या होते हैं? डेड ब्लड सेल्स होते हैं। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक कोक को मैग्नीफाइंग डिवाइस के नीचे देखा, ठीक है। अब उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे क्या बने हुए हैं, कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, छोटे बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं बहुत सारे, ठीक है बच्चों। लेकिन बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो कंपार्टमेंट्स हैं ये तो खाली कंपार्टमेंट्स हैं, इनके अंदर कुछ है नहीं। और वो जो कंपार्टमेंट्स है वो एकदम मधुमक्खी के छत्ते के जैसे दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वो क्या होता है, बहुत सारे हेक्सागन के शेप्स को जोड़ जोड़ कर जो क्या है, मधुमक्खियाँ छत्ता बनाती हैं। वैसे ही ये कोक है, वो क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स से जुड़कर बनती है कोर्क। और कोक आप कह सकते हो कि जो वुडन ट्री की सबसे ऊपर वाली सतह होता है उसे कोई कोक कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, उन्होंने ऑब्जर्व किया और उन्होंने कुछ बॉक्सेस देखे। उन बॉक्सेस को, अलग अलग रूम्स को, कंपार्टमेंट्स को ही उन्होंने क्या नाम दिया, एक सेल नाम दिया, ठीक है बच्चों। तो वो सेल्स थे, वो कोक के सेल्स हैं, यानी कि वो डेड ब्लड सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, उन्हीं को हम, वो कोक होती है। कोक किससे बनी होती है? डेड सेल्स से, ओके। जो डेड मरे हुए सेल्स होते हैं वो, ओके। लिविंग सेल्स के अंदर क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, वो क्या क्या होता है वो हम उसके स्ट्रक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं। और ये एकदम हनीकॉम्ब की, जैसे मैंने कहा था, मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखती है। और आप जैसे सेल्स को कैसे समझ सकते हो, जैसे कि एक ईंट की दीवार बनी होती है, बहुत सारे ईंटों को जोड़ जोड़ कर क्या बनता है बच्चों, एक दीवार बनती है ईंटों की। वैसे ही बहुत सारे सेल्स को जोड़ जोड़ कर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू को जोड़ जोड़ कर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन को जोड़ जोड़ कर हमारी बन जाती है ह्यूमन बॉडी। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं आगे। हाँ बच्चों, आगे देखते हैं। देखो, पॉइंट द टर्म। और हर एक बॉक्स को उन्होंने क्या नाम दिया? बॉक्स। हर एक बॉक्स को उन्होंने नाम दिया सेल। चलो, और उन्होंने जो कॉक के जो सेल्स थे वो क्या थे, एक्चुअली डेड सेल्स थे, ओके। देन डिस्कवरी ऑफ, फिर आगे जो है ना लिविंग सेल, वो जो उन्होंने देखा था वो तो डेड सेल्स को देखा था।
लेकिन लिविंग सेल्स को बहुत सालों बाद जब इम्प्रूव माइक्रोस्कोप्स आए तब देख पाए। तो ऑलमोस्ट 150 साल बाद, जब रॉबर्ट हुक की इन्वेंशन की 150 साल बाद हमें पता चला था, हमारे पास ऐसे माइक्रोस्कोप्स आए थे जिससे हमें हाई मैग्नीफिकेशन हमें मिल सकती थी, यानी कि सेल तो दिखता ही दिखता, उसके अंदर की हमें मटेरियल्स भी दिखने लग गए, किससे? हाई टेक्नोलॉजी के माइक्रोस्कोप से। तो ये हो गया हमारे पास डिस्कवरी ऑफ सेल। तो डिस्कवरी ऑफ सेल का क्वेश्चन आया कि किसने डिस्कवर किया था, तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था। आगे देखते हैं सेल। अब सेल क्या होती है? जैसे कि ब्रिक्स को जोड़ जोड़ कर कैसे बनती है, एक दीवार बनती है और दीवारों को जोड़ जोड़ कर क्या बनती है? वॉल्स बनती है। तो मैं बता सकती हूँ आपको कि जो ब्रिक्स है उन्हीं जोड़ जोड़ कर ही तो दीवार बनाई गई है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि जो दीवार है वो ईंट से बनी है? तो यानी कि जो ब्रिक्स है वो उनकी स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो हम ऐसे ही कह सकते हैं कि हमारी बॉडी को भी स्ट्रक्चर देने वाली, हर एक लिविंग बॉडी को स्ट्रक्चर देने वाला जो कंपोनेंट है वो कुछ नहीं, वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है जिसका नाम है सेल। तो कह सकते हैं कि जो सेल है वो स्ट्रक्चर और बेसिक यूनिट है ह्यूमन बॉडी की। तो जैसे कि सेल्स है वो अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइजेस के होते हैं। वैसे ही जो नंबर ऑफ़ सेल्स हैं वो डाइफर करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। जैसे कि जितने सेल्स एक रैट में होंगे उतने ज़रूरी तो नहीं कि एक एलिफेंट में भी होंगे, क्योंकि जो एलिफेंट की बॉडी है वो ज़्यादा है, बड़ी है, तो उसमें क्या होंगे? ज़्यादा सेल्स लगे होंगे कंपैरेटिवली। जैसे रैट की बॉडी है वो थोड़ी छोटी है तो उसमें थोड़े कम सेल्स लगे होंगे, ठीक है। देन सेल्स है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं लिविंग स्ट्रक्चर्स में, जैसे कि अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स, ठीक है। देन यहाँ पे पहेली है, वो पूछ रही है कि जो मुर्गी का अंडा होता है वो भी तो देख सकते हैं हम इजीली अपनी आंखों से, लेकिन क्या वो भी एक सेल है या वो एक ग्रुप ऑफ सेल है मुर्गी का अंडा? तो अब देखते हैं। तो जो मुर्गी का अंडा है वो सिंगल सेल है और वो इतना बड़ा है कि हम उसे अपनी नेकेड आइज से देख सकते हैं, हम उन्हें खुली आंखों से देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम उन्हें नेकेड आइज से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। तो चलो बच्चों हम करते हैं कि जो मतलब इसमें बता रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स है वो वैरायटी होती है, मतलब उनमें सेल नंबर की अलग अलग वैरायटी होती है। मैंने कहा जैसे कि रैट और जैसे एलिफेंट की नंबर्स भी अलग अलग होंगे सेल्स के। देन उनकी शेप हो सकता है कि कोई गोल हो, कोई गोल हो, कोई ऐसा हो, कोई कैसा भी हो सकता है। अलग अलग शेप्स के हमारे पास बॉडी में एक ही तरह के शेप के सेल्स नहीं होते, अलग अलग शेप्स के होते हैं। जैसे कि आपको कुछ एग्जांपल्स दूँ मैं अगर, तो ये देखो, ये लंबा सा सेल होता है, एक ब्रांच सेल होता है। देन एक स्फेरिकल शेप भी होता है। देन कुछ अलग अलग होते हैं, स्पेंडिकल भी होते हैं, अलग अलग शेप्स के होते हैं। देखो ये मसल सेल्स, ये नर्व सेल्स है, ये सब पढ़ेंगे हम, रेड ब्लड सेल्स सब पढ़ेंगे अभी। आप घबराओ मत, आपको इजीली पढ़ा देंगे हम। देन देखते हैं बच्चों, देन दे यूज़ माइक्रोस्कोप। तो इन्हें हम साइंटिस्ट इतने मतलब सेल्स को देखते कैसे हैं, और सेल्स हैं उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर इजीली देखने के लिए हम उन पर क्या कर देते हैं? कलर कर देते हैं, हम उन्हें स्टेन कर देते हैं, डाइस से स्टेन कर देते हैं। तो क्या होती है, हम सेल के एकदम डिटेल के अंदर की भी जो है हम उन्हें अच्छे से देख पाते हैं। तो अब बता रहे हैं कि ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियंस ऑफ सेल होते हैं। और अब आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं। तो दे आर डिफरेंट, और वो उनकी साइजेस भी अलग होते हैं, शेप्स भी अलग होते हैं, और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करते हैं। जैसे कि अब आ जाओ हम एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे नंबर ऑफ़ सेल्स पढ़ेंगे, फिर नंबर ऑफ़ अलग अलग पढ़ेंगे, शेप्स पढ़ेंगे, साइज पढ़ेंगे, तो सब पढ़ेंगे। आ जाओ अब पढ़ते हैं नंबर ऑफ़ सेल्स। तो आप बता सकते हो कि एक बहुत बड़े पेड़ में और एक एलिफेंट के जो बहुत बड़ा ट्री है उसमें कितने नंबर ऑफ़ सेल्स होंगे, और एक एलिफेंट के बॉडी में नंबर ऑफ़ सेल्स कितने होंगे? तो जो नंबर ऑफ़ सेल्स है हमारी बॉडी में वो बिलियन ऑफ ट्रिलियंस तक जाते हैं। क्या आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं बच्चों? ट्रिलियंस ऑफ सेल। अब आपको पता है ट्रिलियन कितना होता है? अ बिलियन इज़ 1000 मिलियन, यानी कि 1000 मिलियन एक बिलियन होता है,
और 1000 बिलियन 1 ट्रिलियन होता है बच्चों। तो हमारी बॉडी किससे बनी है? 1000 बिलियन सेल, यानी कि ट्रिलियंस ऑफ सेल। 1000 बिलियन भी नहीं, बहुत सारे बिलियंस, बहुत हजारों बिलियंस ऑफ सेल, बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं हमारी बॉडी में। और वो सेल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उन ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन वो होकर टिश्यू बनाते हैं। देन वो जैसे एक जैसे दिखने वाले सेल्स होते हैं उन्हें हम अलग कैटेगरी में डालते हैं, वो अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सब पढ़ेंगे हम। तो देखो, जो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल्स से बने होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा सेल्स से बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसकी डेफिनेशन है, व्हाट आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स? सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में एक से ज़्यादा सेल होते हैं उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि मल्टी का मतलब क्या होता है? मैनी, और सेलुलर का मतलब होता है सेल, यानी कि बहुत सारे सेल वाले ऑर्गेनिजम्स। तो जो नंबर ऑफ सेल्स है ना, वो मतलब थोड़े कम भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी मतलब रैट में थोड़े कम है सेल्स ऑफ नंबर, तो वो नहीं, ऐसे नहीं है कि वो कुछ उसकी बॉडी फंक्शंस नहीं परफॉर्म कर पाएगी। वो जो लाइफ के जो सारे एसेंशियल फंक्शंस होते हैं, वो नंबर ऑफ सेल्स कितने भी हो वो परफॉर्म कर लेते हैं। यानी कि नंबर ऑफ सेल डज नॉट इफेक्ट एनी फंक्शंस। ओके, फंक्शनिंग ऑर्गेनिज्म का कोई फंक्शन है वो उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। देन अगर हम बात करें, एक सेकेंड, और क्या आपको पता है कि जो अर्थ पे लाइफ आई थी ना सबसे पहले, वो एक सेल ही आया था। सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म हमारी धरती पर आया था वो और कोई नहीं बल्कि हमारा बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया क्या है? एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि धरती पर सबसे पहले एक सेल आया था और उनमें इवोल्यूशन होकर ही बिलियन ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल बने थे। एक एग जब फर्टिलाइज्ड होकर बहुत सारे बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल बनते हैं। देन जो सेल है वो मल्टीप्लाई होता है, और जो ठीक है बच्चों, यानी कि एक सेल ही मल्टीप्लाई होकर ही उनमें डेवलपमेंट होकर ही नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं। क्या आपको पता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें सिर्फ और एक सेल होता है? उनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी होती है, 1 2 3 4 सिर्फ एक सेल से बनी होती है। वो कहाँ? हमारी ह्यूमन बॉडी जिसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं। और वहीं हमारा एक अमीबा एक एग्जाम्पल है, पैरामीशियम एक एग्जाम्पल है, जिनकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक सेल होते हैं, ओनली वन सेल। बच्चा, एक ओनली वन सेल होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ वन सेल से बने होते हैं उन्हें कहते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनि का माने होता है मतलब होता है वन, और सेलुलर का मतलब होता है सेल, यानी कि वन सेल वाले ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि अमीबा। अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है बच्चों जिसकी बॉडी में सिर्फ एक सेल है, यानी कि उसकी बॉडी मतलब एक सेल है तो उसकी बॉडी, अगर वो एक सेल ही डेड हो गया तो उसकी बॉडी भी डेड होगी। ऐसे है हमारी बॉडी। तो ऐसे नहीं है कि एक सेल डेड हो गया तो हम ही डेड हो गए। हमारी बॉडी में तो मतलब एक दिन में पता नहीं कितने सेल्स डेड होते हैं, कितने नए सेल्स बन जाते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है बच्चों। ये तो यूनिसेलुलर है, इनका तो मतलब सारा काम एक ही बॉडी से हो रहा है, लेकिन एक ही सेल से हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें कोई अपने फंक्शंस करने में कोई दिक्कत होगी, नहीं। एक ही सेल इनका सारे फंक्शंस परफॉर्म कर लेता है, इनके एक सेल ही मतलब सारा काम कर लेता है। जैसे कि रिप्रोडक्शन हो गया, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, देन ग्रोथ, सब कर लेता है। ये एक ही सेल हमारा बहुत मल्टी टैलेंटेड सेल होता है, ये बहुत टैलेंटेड होता है। देन और मतलब जितने भी मतलब लाइफ के नेसेसरी फंक्शंस होते हैं, ज़रूरी फंक्शंस, वो सभी परफॉर्म कर लेते हैं। जैसे कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा है, और अपना फूड भी लेता है, वो उन्हें डाइजेस्ट भी करता है, अपनी रेस्पिरेशन भी करता है, वो एक्सक्रीशन भी करता है, वो रिप्रोड्यूस भी करता है। सभी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वही एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी परफॉर्म कर सकता है, उसमें कोई उसे कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर हम देखते हैं कि जो सेल्स कंबाइन होकर बनते हैं टिश्यू, एंड टिश्यू कंबाइन होकर बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन कंबाइन होकर बनते हैं ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होकर बनती है हमारी ह्यूमन बॉडी। ओके बच्चों, तो देखो आगे ये एक्टिविटी है, ये आपको इसमें यही बताया हुआ है कि अमीबा और पैरामीशियम को माइक्रोस्कोप के अंदर देखो, यही बताया हुआ है। देन आगे है बच्चों शेप्स ऑफ सेल। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज की वीडियो को यही ख़त्म करूँगी। आगे की वीडियो में हम इसकी शेप्स ऑफ सेल का पढ़ेंगे कि शेप्स है वो सेल्स की जो शेप है वो अलग अलग होती है, अलग अलग उनके साइज़ भी अलग अलग होते हैं। तो इसमें बच्चों वैरायटी ऑफ सेल्स में ना 3 टॉपिक है आपके। एक तो है नंबर ऑफ साइजेस, नंबर ऑफ सेल्स, द शेप ऑफ सेल्स एंड साइजेस ऑफ सेल। तो आज हमने एक कर लिया है जो कि है नंबर ऑफ सेल्स।
ठीक है, जिसमें हमने 2 टॉपिक पढ़े, एक तो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और एक होते हैं हमारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और अगली वीडियो में हम देखेंगे शेप्स ऑफ सेल, अलग अलग तरह के शेप्स के सेल होते हैं, अलग अलग साइजेस के भी शेप्स होते हैं, मतलब सबसे बड़ा सेल कौन सा है, सबसे छोटा सेल कौन सा है। उसके बाद हम इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ने वाले हैं बच्चों। सेल को मतलब नाम सुनते ही डरना मत, सेल एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सेल का मतलब बहुत अच्छा टॉपिक है, ये आप पढ़ोगे ना तो आपको इंटरेस्ट आएगा इसमें, ऐसा टॉपिक है ये। तो चलो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। एक बार हम थोड़ा रैपअप कर लेते हैं कि जो डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। देन उन्होंने कॉक का किया था जो कि डेड सेल से बने होते हैं। देन 150 साल बाद उसके 150 ईयर्स के बाद क्या आया, उन्होंने ऐसे माइक्रोस्कोप्स आए जो कि लिविंग सेल्स को भी देख सकते थे। देन ये स्ट्रक्चर एंड बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं, ये कैसे होगा, ये पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द ही है बच्चों। देन हम आगे हमने पढ़ा कि अगर अलग अलग वैरायटी होती है, मतलब नंबर ऑफ़ सेल्स अलग अलग होते हैं, नंबर ऑफ़ शेप अलग अलग होते हैं, साइजेस अलग अलग होते हैं। और अब हमने पढ़ा था नंबर ऑफ़ सेल्स की, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से बनी होती है उन्हें कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बने होते हैं सिर्फ एक सेल से उन्हें कहते हैं हम सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इन्हें ये अमीबा है और ये पैरामीशियम है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही बच्चों। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शंस में, और आप हमारा सपोर्ट कीजिएगा। और प्लीज़ आप वीडियो देखते हो, अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ पूरी वीडियो को देखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।